एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूँ। ये आपको सुबह वाले कार्यक्रम में भी सुनने को मिला था और अभी भी मिल रहा है। मैंने आप लोगों से 90 दशक की दिवाली, जो 90 से लेकर के या 80 से लेकर के 90 या 2000 से पीछे चले जाइए, 80 90 95 तक कि जो लोग दिवाली मनाने वाले थे, या 90 दशक की दिवाली कैसी मनती थी, 90 से लेकर 2000, 80 से लेकर के 2000, इस दौरान के जितने भी लोग थे वो मुझे लिख करके भेज सकते हैं कि आपकी दिवाली कैसी थी, वो बचपन वाली दिवाली, या पीछे भी जाओ, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से अपनी दिवाली मुझे लिख करके भेजिए, कैसे मनाते थे। क्योंकि मैंने 1019वें नंबर के कार्यक्रम में ये बात कही थी कि मुझे लिख करके भेजना होगा मेरे जीमेल अकाउंट पे nakulpashara@gmail.com। यहां मैंने आप लोगों से मांगा है कि आपकी दिवाली कैसी बीतती थी, अभी वाली नहीं, पुरानी वाली। उसके बाद मैंने ये बात कही है कि आप लोग जिनके भी दिवाली में बेहतर रंग मिलेंगे मुझे, वो बेहतर जो पटाखे मिलेंगे, विचारों के, भावों के, अनुभवों के, भावनाओं के, संस्कारों के, मजबूती के, शब्दों का खेल, शब्दों का रंग, वो फुलझड़ी जो शब्दों से बनाए गए हों, उसको मैं अपने यहां बुलाऊंगा, उनसे बात करूंगा, उनकी कुंडली भी देखूंगा और उनका आतिथ्य स्वीकार करूंगा। जरूर ये काम करिएगा, सब लोग लिखिए और मुझे मेल करिए। और सबसे अच्छी बात है, मैं बताऊं कि कितने मेल आ गए हैं। मैंने तो ये बात जरा बाद में समझी कि मुझे लगता था कि कोई नहीं लिखेगा, पर आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत लोगों ने लिख करके भेजा है। बहुत लोग लिख करके भेज रहे हैं, आप भी जरूर भेजिए। आप ही से बात कर रहा हूं मैं, जरूर लिखिए, उठाइए और लिखिए और उसकी प्रिंट आउट निकाल करके मुझे ईमेल कर दीजिए, या पीडीएफ बना करके, या जैसे भी हो सके टाइप करिए, कुछ तो लिख डालिए ताकि मैं उसे आपके सामने उपस्थित कर सकूं और आपके घर आ सकूं, या खुद को आपके सामने उपस्थित कर सकूं, या आपको बुला सकूं। सब मैं करूंगा, आप तो बस लिख डालो। लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है मनोज कुमार सिंह और ये हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। 24 अक्टूबर 1986, 5:15। इस आधार पर इनकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की। कन्या लग्न यहाँ 6 नंबर लिखा है, पर इसको अभी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। आपको अलग तरीके से एक बात समझाता हूं कि इनकी कुंडली में जो इनका जन्म हुआ है वो कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि को हुआ है। अब इस आधार पर जरा गौर करिए तो चंद्रमा जो बनेंगे वो बनेंगे शुभ ग्रह, यानी कि व्यक्ति को एक बार व्यक्ति सब कुछ खो दे, फिर पुनः वो धीरे धीरे चीजें उसको वापस मिल जाती हैं। ये एक योग होगा। व्यक्ति का मेंटल पीस मेहनत करने पे हो सकता है कि उसको फिर से वापस मिल जाए, या व्यक्ति जो चीज प्राप्त करना चाहता है वो उसको फिर से वो बदलाव के तौर पे, या फिर चाहे हाथ पैर जोड़ करके, या चाहे कैसे भी हो, हस्तक्षेप से, बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से आकर के उसको फिर से स्वीकार कर लेता है, या फिर स्वीकार करना ही पड़ता है। कई बार जब जन्म कुंडली में छठे भाव के अधिपति की दशा चलती है, शनि मंगल राहु केतु की, तो जीवन में भयंकर कष्ट की स्थिति बनती है और व्यक्ति कष्ट में फंस जाता है या दिक्कत में गुजरता है। और जैसे कि इनकी कुंडली में अभी शनि की दशा चल रही है, अभी ये वक्त आपको 2028 तक परेशान करके रख सकता है। इस वजह से थोड़ा सावधान। हालांकि अब जैसे जैसे बाहर निकल रहे हैं इस दशा से, यह दशा आपको मजबूती ही दे रही है और आपको जो घसीटना बन रहा है, जैसे आप घसीट रहे हो, घसीटने का मतलब सीधा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि छठे भाव के अधिपति हैं और शनि आपकी कुंडली के लिए बैठ करके मंगल को देख रहे हैं, जो मंगल उच्च के हैं। अब गौर करिए तो ये पंचम भाव है, व्यक्ति का ये भाव मजबूत है। इस वजह से गई हुई चीज, और गई हुई चीज कौन सी? ये प्रेम है। प्रेम मतलब किसका? पिता, पत्नी, बच्चे, बेटा बेटी, माता पिता, इन सब का प्रेम कई बार खो जाता है और फिर पुनः वापस मिल जाता है फिर से। तो ये स्थिति है। यहां के अधिपति तीसरी दृष्टि से इसे देख रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है। व्यक्ति का पुनर्मिलन होता है और व्यक्ति का पुनर्निर्माण भी होता है, फिर से निर्माण भी हो जाता है। एक बात और भी है, जन्म कुंडली में अगर आप लग्नेश को देखें तो लग्न के अधिपति बुध जो मूलतया यहां की राशि है, 6 नंबर यहां लिखा होना चाहिए पर वो लिखा यहां है, यानी कि व्यक्ति के जीवन में लड़ाई झगड़ा रगड़ा रगड़ी ये सब होगा।
और अपने ही लोग कई बार शत्रुवत व्यवहार करते हैं। कोई दूसरा बाहर से शत्रु ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आपको स्वतः घर में ही मिल जाएंगे। ये क्यों? क्योंकि झगड़ा सबसे पहले तो आप खुद से ही करते हो। व्यक्ति की लड़ाई और व्यक्ति का जो एक विरोध होता है वो सबसे पहले अपने लेवल से शुरू होता है, तब वो बाहर फैलता है। ये आपकी कुंडली में झगड़ा भाव या लड़ाई भाव या फिर दुश्मन या दुष्ट प्रवृत्ति जो है वही लग्न में बैठा है। और बुध, एक बात बताऊं, एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। बुध को सौम्य ग्रह कहा गया है और कन्या राशि के प्रतीक को जरा समझिए तो एक तरफ उसके हाथ में सूखी हुई फसल है और दूसरी तरफ जलती हुई मशाल, लेकिन आत्मबल इतना मजबूत कि वो नदी में नाव की सवारी कर रहा है। वो कन्या है, उसमें भी जातिका के एक हाथ में जो है वो मशाल है जलती हुई और दूसरे हाथ में सूखी हुई फसल और नाव पे सवार है। मतलब पानी और आग दोनों का मेल। और छठे भाव की राशि जब जन्म कुंडली के लग्न में बन जाए तो व्यक्ति जो होता है वो झगड़ा करने में और झगड़ा से जीतने वाला और किसी न किसी तरीके से अपना काम निकालने वाला होता है। वो उसमें माहिर होता है। उसके पास इस बात का बल है कि किसको कैसे इस्तेमाल करना है, किसी से कैसे लाभ प्राप्त करना है, किसके लिए कौन सी बात बोलूंगा तो उसको वो पसंद आ जाएगी। ये आपके अंदर ये बड़ा द्विस्वाभाविक है ना। ये बुद्ध है, बुद्ध जो होता है वो नपुंसक होता है और ये द्विस्वाभाविक होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब जैसा तब वैसा बदल जाए। पृथ्वी तत्व का लग्न होता है, धीरे धीरे विकास ग्रहण करता है और इसके आधार पर व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ बढ़े तो ज्यादा लाभ करे। मेष राशि से मित्रता करिए, मिथुन राशि से मित्रता करिए, सिंह राशि से मित्रता करिए, तुला राशि से मित्रता करिए, पर शत्रुता कभी भी कर्क वालों से नहीं, नुकसान और भारी पड़ जाए। उसके बाद जन्म कुंडली में और भी चीजें अगर बताऊं तो आपके लिए बुधवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा, रविवार का दिन अच्छा रहेगा, 5 अंक अच्छा रहे, 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, ये तारीखें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, ये दिनांक अच्छे होंगे। उसके बाद आपकी कुंडली के लिए अगर मैं और बात करूं तो उपाय अगर सार्वभौमिक रूप से अगर देखता हूं तो ये इस लग्न के लिए, इस कुंडली के लिए तोता पालना चाहिए, पर किसी भी पंछी को कैद करने के लिए नहीं कहूंगा। इस वजह से मैं सड़क पे या वृक्ष के नीचे या छत पे अनाज डालने का काम करना चाहिए। पंछियों को अनाज जरूर खिलाया करिए, उनके लिए गर्मी में या ठंडी में पानी जरूर रखा करिए। ये काम आप कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी को दूध अर्पित कर सकते हैं प्रत्येक दिन अगर संभव हो तो। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ रात में सोते समय सुन सकते हैं। उसके बाद गणेश जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। आने वाली है बुध की दशा, इसमें कुछ और भी अच्छा काम करना चाहते हैं तो आगे की प्लानिंग आपको कर लेनी चाहिए, जिसके लिए अभी से ही आपको कमर कसने की आवश्यकता है। अभी राहु बाकी है जो आपकी कुंडली में मीन राशि का बैठा है। पत्नी के साथ अगर संबंधों को देखते हैं तो यहां राहु बैठे हैं मीन राशि के। कई बार व्यक्ति के जीवन में जब जब शनि मंगल राहु केतु की दशाएं चलेंगी तो बहुत घसीट देते हैं, रगड़ देते हैं। और ये लग्न बलवान है, व्यक्ति कर्मठ है, उजागर है, इसका भविष्य भी बढ़िया है क्योंकि जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति शुक्र जाकर के स्वग्रही सूर्य का नीच भंग करते हुए, सूर्य वहां पे 6 डिग्री और शुक्र 25 डिग्री पे, लेकिन चूंकि साथ में बैठे हैं तो दूसरे प्रकार का नीच भंग हो ही जाता है। सूर्य वहां पे नीच के बैठे हैं जो कि 12वें भाव के अधिपति हैं। इस वजह से धन की हानि कई बार होती है। कई बार व्यक्ति जो होता है वो बड़े ही न्यायालय के चक्कर में या कोर्ट के चक्कर में पिस करके रह जाता है, पर फिर भी बदला बाकी रहता है। यह बात भी है। पर व्यक्ति, एक बात है कि बुद्ध है तो सामंजस्य वृत्ति है और वो युद्ध में जीत जाता है, हारता नहीं है किसी भी तरीके से, या कम से कम क्षतिपूर्ति में लगा रहता है कि किसी भी तरीके से इस कमजोरी को पाटा जाए या जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करी जाए। आपके अंदर की ये बातें हैं जो अगर नहीं है तो इसको आप निकाल सकते हैं सामने से या फिर उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। कुंडली दिखाने का मतलब खाली समस्या का समाधान नहीं होता। कुंडली दिखाने का मतलब यह भी होता है कि आपके अंदर जो कमजोरी बनी बैठी है उसको किस तरीके से बाहर निकाल करके फेंकना है। आप द्विस्वाभाविक हो, इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि आपके जैसा कोई भी चीजों को बैलेंस जो करना है उस आपके जैसा कोई भी नहीं है। आप आसानी से बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, आपके पास वो कला है, अद्भुत क्षमता। धन से युक्त व्यक्ति हमेशा रहेगा। व्यक्ति अगर अपना काम भी आगे करना चाहे तो निसंदेह कर सकता है। पढ़ाने का काम व्यक्ति कर सकता है, कोई भी सामान बेचना हो, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है, आपका प्रभाव
गुण संपन्न है। और एक होता है ना, जैसे कठौती बोलते हैं, 12 गुना, जिसे हमारे यहाँ, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बरगुना बोलते हैं, जिसमें सारा काम किया जा सकता है, आप वो हो सकते हो। आपकी कुंडली में गुरु छठे भाव में बैठे हैं, इस कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं होंगे, इस कुंडली के लिए मंगल अच्छे नहीं होंगे। शनि की दशा में व्यक्ति को परेशान होना पड़ता है। शनि की दशा में व्यक्ति जो होता है वो कई बार अपने आप को बहुत ज्यादा चिंतित करता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, दुश्मन खड़े होते हैं। और गुरु की दशा में व्यक्ति का आर्थिक नुकसान होता है, अर्थ की कमजोरी हो जाए, मेहनत ज्यादा करनी पड़े, पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर रहे, छोटे बेटे का स्वास्थ्य कमजोर हो जाए। गुरु की दशा चले तो अर्थ में कई बार जो होता है वो मशक्कत ज्यादा करनी पड़े, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, पर काम फिर भी ठीक ठाक चलता रहेगा। एक बात और कहूंगा, इस कुंडली के लिए शुक्र की दशा हमेशा अच्छी जाएगी, बुध की दशा हमेशा अच्छी जाएगी। तो शुक्र और बुध इस कुंडली के लिए अच्छे हो गए। चंद्रमा जन्म कुंडली में सामान्य परिणाम करेंगे, सामान्य। गुरु मारक होंगे क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति हैं, और जन्म कुंडली में उनकी दूसरी राशि जो बनती है वो जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बनती है। तो चतुर्थ और सप्तम के अधिपति होकर के केंद्र में अगर बैठे होते तो दोष लगता, लेकिन जन्म कुंडली में 12 में जा रहे हैं, अपने भाव से पीछे, यानी कि व्यक्ति को पुनः प्राप्ति का योग लगा है। और लग्न के अधिपति शनि को जरा बुध को देखिए, वो शनि के साथ बैठे हैं। व्यक्ति दूसरों के द्वारा ठगा जाता है, उसका धन हरण हो जाता है, कोई धन का नुकसान करा दे, किसी की वजह से धन की हानि हो जाती है। और कई बार व्यक्ति बेवजह अपने धन का नुकसान करके बैठा हुआ है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये योग लगा है, ये आपकी कुंडली में ही है, क्योंकि लग्न के अधिपति पापक ग्रह के साथ है और वो छठे भाव का अधिपति है। गौर करिएगा, पंचम भाव में उसकी गौण राशि बनी है, छठे भाव का वो फल ज्यादा करेगा, इस वजह से शत्रु भी पैदा होंगे। गुरु का बल है नहीं, क्योंकि गुरु इस कुंडली के लिए सप्तम भाव के अधिपति होकर के जाकर के आपके दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। मिथुन राशि बन रही है जिसके ऊपर अभी ढैया चल रही है, इस वजह से मन, बुद्धि, चित्त और अपवित्र होने का प्रभाव एक तरफ ये भी विकसित होता है। चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि है, जो कि कौन है? सप्तमेश है, सुखेश है। तो सुख भाव के अधिपति जो गुरु बनते हैं, सप्तम भाव के अधिपति जो गुरु बनते हैं, उन्होंने किसको देखा है? लाभ भाव के अधिपति को। तो जरा ध्यान से समझिए, माता से संबंध अच्छे होने के प्रभाव दिख रहे हैं, पर पिता भाव में, पापी भाव का अधिपति पिता भाव में बैठा है, पिता से संबंधों में कमजोरी मिलती है, पिता शत्रुवत व्यवहार करते हैं। इसकी दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि पिता का जो कारक ग्रह सूर्य होता है, वो जो, गौर करिए, लोग कहते हैं सूर्य को छठे, 8वें, 12वें का दोष नहीं लगता है, पर यह बात प्रत्येक कुंडली पे लागू नहीं होती है, क्योंकि 12वें भाव के अधिपति होकर के नीच के बैठे हैं, धन हानि करा रहे हैं, संबंधों में कटुतापूर्ण व्यवहार को वो उसका बीजारोपण कर रहे हैं, व्यक्ति की वाणी को प्रभावित कर रहे हैं, उसके प्रभाव को छत विछत कर रहे हैं, और साथ ही साथ धन को गलत जगह पे खर्च भी करा रहे हैं। ये कब हो सकता है? सूर्य शनि, शनि मंगल राहु केतु। 12वें भाव में सूर्य के राशि मात्र बन जाने से पिता के साथ संबंधों में कमजोरी बनी, और लग्नेश के शनि जैसे पापक ग्रह के साथ वो उसके बहुत, मतलब अगर गौर करें तो शनि और बुध जो होते हैं वो शनि को मित्र मानते हैं, बुध जो है वो शनि को मित्र मानता है, और ये दोनों सामान्यतया अगर देखें तो बड़े अच्छे होते हैं, एक दूसरे के साथ जो होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन चूंकि लग्नेश होकर के वो पापक ग्रह के साथ बैठे, इस वजह से व्यक्ति के धन हानि का कारण भी बनता है। दोनों तरीके का परिणाम व्यक्ति को प्राप्त करने को मिलेगा। और शुभ ग्रह की बात, तो चंद्रमा जो है वो शुभ ग्रह होकर के गुरु से देख रहे हैं, उनसे केंद्र में राहु और केतु, और इस पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। गुरु देख रहे हैं तो मार्केश होते हैं, सप्तम के अधिपति होकर के। हालांकि एक बात और भी है कि गुरु की दशा या शुभ ग्रह की दशा जब भी चलेगी, अगर आप आने वाले बुध की दशा की बात करते हैं तो बुध जो है वो लग्न के अधिपति हैं, और शनि के बाद बुध की दशा चलती है, और बुध जो है वो जन्म कुंडली में पापक ग्रह शनि के साथ बैठे हैं। थोड़ी बहुत कंपटीशन बढ़ेगी, पर आप अगर हो सके तो अपने प्रभाव को विकसित कर लेने की आवश्यकता होगी, और अपने आप को बैलेंस भी करने की बारे में आपको विचार करना चाहिए। यहाँ पे बुध और शुक्र का बैठना, बुध जो है वो जन्म कुंडली में भाग्य के अधिपति और जन्म कुंडली में धन के अधिपति हैं, लेकिन धन भाव के अधिपति होकर के मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, इस वजह से वो यहाँ पे द्वितीय भाव के अधिपति होने के बावजूद भी मारक सिद्ध नहीं होंगे। मारक कौन? गुरु। मारक कौन? मंगल। मारक कौन? चंद्रमा। अच्छा कौन? बुध। अच्छा कौन?
शुक्र, अच्छा कौन? शनि, और थोड़े से कमजोर भी होंगे, मिक्सचर उनका जो होगा वो परिणाम घोंच पोंच होगा, मिल करके होगा, या कुछ अच्छे और कुछ बुरे, कुछ अच्छे कुछ खट्टा कुछ मीठा, चटपटा सा स्वाद देंगे वो, क्योंकि छठे भाव के अधिपति होकर के लग्नेश के साथ बैठे हैं। तो धन हानि, शत्रुओं का बनना इस दशा में, पर यह वक्त अब निकलने वाला है। पर बुध में जब भी शनि आएंगे आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। बुध में जब भी गुरु आएंगे थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। बुध में जब भी चंद्रमा आएंगे सावधान होना पड़ेगा। कैसे, क्या करेंगे? बुध में जब गुरु आए तो पैसे किसी को मत दीजिएगा, पत्नी के साथ मतभेद मत करिएगा, अपने छोटे बेटे के स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा सावधान रहिएगा। बुध में जब चंद्रमा आए तो किसी को पैसे मत दीजिएगा और काम छोड़िएगा मत। जो काम कर रहे हैं उस पे लगे रहिएगा। अगर पैसे थोड़े कम भी मिले या नुकसान भी हो, फिर भी उस स्थिति को मेंटेन करके चलना होगा। बुध में जब मंगल आए तो कहीं यात्रा पे और दूर जाने से बचना चाहिए, पूल वगैरह में नहीं जाना चाहिए। नहाने के समय अगर हो सके तो विशेषतः इस बात का ख्याल रखें कि आपको कोई देखे नहीं। खंजर का, छुरी का, चाकू का, सिंह वाले जानवरों का, हिंसक पशुओं से बच के रहना होगा बुध में मंगल आए तब। लेकिन आप घर खरीदने का काम कब कर सकते हैं? आपकी कुंडली के आधार पर, अगर जन्म कुंडली में शुक्र की दशा जब चले, जब बुध में शुक्र चले तब, जब बुध में गुरु चले तब, जब बुध में चंद्रमा चले तब, या बुध में जब शनि चले तब, आप इस दशा काल में इनका भी काम कर सकते हैं। यश प्राप्ति का योग आपकी कुंडली में शनि भी दे रहे हैं। वो भी ऐसे, एक बात बता दूं तो जन्म कुंडली में लग्नेश का संबंध शनि के साथ हो रहा है और मंगल का संबंध जन्म कुंडली में पंचम भाव पे उच्च के होकर के बैठे हैं। व्यक्ति के पास ज्ञान बड़ा बढ़िया, ज्ञानी है और वो बुध से प्रभावित भी है और लग्न बली भी है। लग्न के डिग्री को समझिए, हस्त नक्षत्र में बैठे हैं। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र, चौथे चरण और राशि जो बनती है लग्न में वो बुध, यानी कि बुध और चंद्रमा ये दोनों मित्र नहीं हुए। अब इस आधार पर कई बार आप जरा गौर करें तो जब भी व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा की दशा आएगी उसके लाभ का नुकसान करेगी, लेकिन बुध की दशा जैसे आएगी व्यक्ति को उसका भरपाई भी मिलता रहे, या बुध की दशा का परिणाम जैसे ही व्यक्ति के जीवन में आना शुरू होगा उसको अच्छे संकेत भी मिलने शुरू होंगे। व्यक्ति का प्रभाव बढ़ जाए, व्यक्ति की बुद्धि क्षमता और बुद्धि लब्धि क्षमता बढ़ जाए, व्यक्ति जो है वो उसका व्यक्तित्व विकसित हो जाए, उसका प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ जाए, उसका कम्युनिकेशन पावर बढ़ जाए। ऐसा नहीं है कि ग्रह का अगर बुध की दशा आएगी तो आपको नोटों का बंडल थमा के जाएगा। हम लोग अक्सर कई बार ग्रहों के लाभ का मतलब सिर्फ यही समझ लेते हैं कि वो नोटों की गड्डी देने वाला है या फिर सूटकेस में ऊपर से बरसाने वाला है। ऐसा नहीं है। वो आपके मन को शांत रख सकता है, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त कर सकता है, आपके काम में मन लगने लगता है, आप खुश रहने लगते हैं, आप हंसमुख हो जाते हैं, हंसोड़ हो जाते हैं, प्रवृत्ति अच्छी रहती है, काम करने में मन लगता है और घर का वातावरण सुखद और शांत बना रहता है। ये ग्रह का भी प्रभाव ये भी होता है। ग्रह का प्रभाव खाली वही नहीं कि अब बुध आ गए हैं तो छप्पर फाड़ के ऊपर से धन गिराएंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद अगर आप इसी स्थिति को देखते हैं तो गुरु की दृष्टि यहां, ये अच्छी बात है कर्म क्षेत्र के लिए। चंद्रमा अपनी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, राशि के अधिपति होकर के दशम में, महाभाग्यशाली योग, ये बड़ी अच्छी बात है जो आपके कर्म और लाभ को देख रहे हैं। चंद्रमा यहां बैठे हैं, अगर भविष्य में कभी अपना काम करना होगा तो जब कभी भी बुध में चंद्रमा आए या बुध में बुध आए तो अभी भी आप अगर आप अपना काम भी करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। पर एक बात और बताता हूं, बुध में शुक्र की दशा भी आपको लाभदायक हो सकती है, दे सकते हैं। एक बात और बताता हूं, इस कुंडली के लिए सूर्य और शुक्र का यहां बैठना, सूर्य जो है वो 12वें के अधिपति, शुक्र जो है वो भाग्य के अधिपति। भाग्य के अधिपति शुक्र और धन के अधिपति शुक्र का 12वें के अधिपति सूर्य के साथ बैठना थोड़ा कमजोर करेगा। इस वजह से व्यक्ति का धन हानि होता है। पापग्रह की दशा में अंतर प्रत्यंतर जब भी सूर्य का आए, शुक्र भी थोड़े से सपोर्टिव उसमें बन जाते हैं, कभी कभी नुकसान भी करने लगते हैं क्योंकि वो 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। इस वजह से तो सूर्य की दशा दरअसल मारक नहीं होगी, लेकिन वो 12वें के अधिपति होकर के भाग्य भाव के अधिपति के साथ द्वितीय भाव में बैठे हैं तो वहां पे सामान्यतया या वो उसी तरीके का या कष्टदायक परिणाम देने लगते हैं, या मानसिक संताप बढ़ जाए, चिंता बढ़ जाए, व्यग्रता बढ़ जाए, व्यक्ति टेम्पर लूज करता है, स्वभाव को गर्म कर देता है, ये बात बनती है। और धन को नुकसान में पटक करके उठा के पटक देगा, नुकसान हो जाए, बाद में पश्चाताप भी करे, क्योंकि सूर्य है और शुक्र। दरअसल सूर्य और शुक्र कभी भी एक साथ बैठना नहीं चाहते हैं। और गौर करिए तो आपको हमेशा ही
बुध से आप प्रभावित हो इस बात का हमेशा एहसास होता रहे। कैसे? बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करते रहिए, गणेश जी के मंत्रों का जप करिए, माला पुष्प की अपने गले में डाल करके चला करिए। किसी से शर्माने और संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीले रंग की माला आप स्वयं के गले में भी डाल सकते हैं, भगवान को अर्पित करिए और स्वयं के गले में डाल दीजिए। आशीर्वाद बुधवार के दिन ही आप कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं। ऋण वगैरह में आप नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ, धन हानि खूब है इस कुंडली में, क्योंकि धन भाव पे जो आप स्थिति देख रहे हैं वहां पे नीच का सूर्य बैठा है और वस्तुतः उनमें अंशों का भेद बड़ा ज्यादा है इस कुंडली में। बाकी अगर आप गौर करें तो सारे ग्रह इधर बैठे हैं, वामावर्त, एकमात्र ग्रह। और यहां पे आप जरा गौर करिए तो एक ग्रह यहां, दो ग्रह यहां, 2 1 2 3 4 5, सारे ग्रह 12 भाव में से मात्र 5 ही भाव में बैठे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास जो है वो खुद को रीऑर्गेनाइज करने का मौका जीवन में जरूर मिलेगा। और व्यक्ति हमेशा ही बुध से प्रभावित है तो उसके पास इस चीज का बल है कि वो फिर से री इन्वेंट कर सकता है, खुद को फिर से पुनर्प्राप्ति का योग इस कुंडली में लगा है। व्यक्ति सब कुछ खो करके सब कुछ पा लेगा, जीवन में एक बार खूब टॉप पे जाएगा और फिर आकर के फिर से उसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ये बात बनती है। आने वाली है बुध की दशा, गणपति अथर्वशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, विनायकी चतुर्थी का व्रत आप आराम से जीवन भर कर सकते हैं। एकमात्र मंत्र मैं दूंगा जो आपको मेरे यहां से मिलेगा, उसका जप आप हमेशा कर सकते हैं। यह स्थिति बनती है। ग्रह स्थिति बता दूं, अगर सूर्य आपकी कुंडली में नीच के हैं, जिनका नीच भंग सामान्यतया हो गया है और वो आपको 50% का परिणाम देते देखे जाएंगे। धन की हानि उनकी दशा में संभव है, इस वजह से किसी दूसरे को देने से बच जाइएगा। आपकी कुंडली में मंगल जो है वो पंचम के हैं, आपको क्रिएटिव इंसान बनाते हैं, आपके अंदर कला है, आप चित्रकारी कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, लिखना आपको बहुत अच्छे तरीके से आ सकता है। किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना हो, डांस, नृत्य कला जो जिसको कहते हैं हिंदी में नृत्य कला के आप माहिर हो सकते हैं, उसको समझने का और कलाओं को पारखी नजरों से देखने की गुण आप में है। अगर उसे विकसित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी को पढ़ाना हो आप ये काम कर सकते हैं। किसी को कोई स्किल देना हो, मुफ्त में कोई काम करना हो, समाज के लिए कोई विशेष काम करना हो, आप आराम से कर सकते हैं। गाय की सेवा करनी हो, झगड़ना हो, किसी के लिए लड़ना हो, आप ये काम कर सकते हैं। बीच बचाव का रास्ता तैयार करना हो, आप ये काम कर सकते हैं। अपनी वाणी के प्रभाव से 2 लोगों को मित्र बनाने का काम आप कर सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा की बात करता हूं, मंगल की बात करता हूं, ये दोनों अवस्था में युवावस्था के हैं, पराक्रम बहुत ज्यादा और शेयर बाजार, सट्टेबाजी आदि की स्थिति बढ़िया है। पर सूर्य कमजोर हैं, कमजोर बन रहे हैं, इस वजह से थोड़े कम, बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास से युक्त होकर के पैसे का धन का शेयर बाजार में लगाना कई बार नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा अकेले हैं, उस पे छठे भाव के से बैठ करके गुरु देख रहे हैं, इस वजह से ऋण भी व्यक्ति को ले जा सकते हैं। तो जब कभी भी गुरु में चंद्रमा अगर आते हो तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। बुध में चंद्रमा, चंद्रमा में गुरु जब आए तो देख लेना होगा। उसके बाद मैंने जो जो राशियां बताई हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन लोगों से मित्रता आप अर्जित कर सकते हैं। क्या बताया है? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, कर्क राशि वालों से बच के रहना है, झगड़ा नहीं करिएगा। आपके लिए दक्षिण दिशा मैंने सही बताई, बुधवार और रविवार का दिन अच्छा बताया है। नक्षत्र अगर बता दूं तो आपके लिए पुनर्वसु अच्छा हो, पुष्य अच्छा हो, अनुराधा अच्छा हो। आपकी कुंडली के हिसाब से दुर्वा गणेश जी को आप अर्पित कर सकते हैं, 21 दुर्वा प्रत्येक दिन। उसके बाद आपकी कुंडली के अनुकूल अगर देखता हूं तो अनुराधा, पुनर्वसु, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ये कुछ अच्छे नक्षत्र आपके लिए साबित हो सकते हैं। इसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं, पर बचना होगा आर्द्रा से। इस दौरान कोई दवाइयां ना खाइए, इस दौरान कोई आप काम ऐसा ना करिए जो नुकसान हो, जैसे दान वगैरह भी करना हो तो इसमें बचना चाहिए। ये काम अपने जन्म के दिन और जन्म के वार पे बचना चाहिए। वार पे तो चलो ठीक है, पर नक्षत्र का जरूर ध्यान दे देना चाहिए, उस समय दवाइयां नहीं खानी चाहिए। क्लियर है? सूर्य चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति मंगल उच्च के हैं, इस वजह से आपको वो अति आत्मविश्वासी भी बनाता है। सूर्य और चंद्रमा का संबंध नवम पंचम का बन रहा है, चंद्रमा से 5वें सूर्य हैं, इस वजह से उसे एक अच्छा संबंध कहा जा सकता है। लग्न से केंद्र में चंद्रमा है, इस वजह से चंद्रमा की स्थिति अच्छी कही जा सकती है। वो केमद्रुम में नहीं है क्योंकि गुरु की उस पर दृष्टि है। पर एक बात और भी है,
लग्नेश के छठे भाव में जाने के कारण कमजोरी बन रही है। मंगल और चंद्रमा एक दूसरे से षडाष्टक में हैं, इस वजह से अपने ही लोग कई बार शत्रु बनेंगे। तो आपकी लड़ाई अपने ही लोगों से है, बाहर के लोगों के से नहीं है। बुध का संबंध शनि के साथ बैठ रहा है, इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो हमेशा ही परेशानियों में उलझा हुआ सा रहता है और कई बार उसको नुकसान में जाना पड़ता है, विशेषतया शनि की दशा में। मंगल के बाद अगर बुध की बात करता हूं तो वो बुद्धिहीनता का दोष पैदा करते हैं, व्यक्ति का निर्णय कमजोर हो, क्योंकि सूर्य भी कमजोर हैं, 12वें के अधिपति होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर होती है। हालांकि एक बात और भी है कि बहुत अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में बुध और चंद्रमा या पिता भाव के अधिपति झगड़ा लड़ाई करने वाला बना रहे हैं, वृश्चिक राशि के बैठ रहे हैं ना, इस वजह से पिता शत्रु हो जाते हैं और वहां पापी भाव का अधिपति बैठा है, तो पिता के साथ अपने संबंधों को और भी ज्यादा जो है वो उसको ऐसे कमजोर मत बनने दीजिए, उसको और भी आप कोमल बना सकते हैं। हालांकि एक बात बता दूं तो वो थोड़ा कमजोर रहेगा, क्योंकि सूर्य कमजोर है तो निस्संदेह थोड़ी बात तो बनेगी। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में वृद्धावस्था के, इस वजह से भी पिता का और पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। परंतु एक बात कहूंगा, आपको दुर्गा जी की आराधना भी कर लेनी चाहिए, उनका दर्शन कर लेना चाहिए प्रत्येक दिन, ये काम आप कर सकते हैं। शुक्र के बाद अगर शुक्र की बात करता हूं तो वृतप्राय है, इस वजह से कई बार पत्नी रोगी, पत्नी झगड़ालू, पत्नी के साथ संबंध कमजोर, दाम्पत्य कमजोरी या कई बार ऐश्वर्य का सुख कमजोर हो, भूमि भवन वाहन या इन सब चीजों में थोड़ी सी मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है। इन सब चीजों को पाने में या ऐश्वर्य का जो एक संपूर्ण सुख होता है, जो मेंटल पीस जिसे कहा जाता है, भाग्य का पूरा बल जिसे कहा जाता है, जिसे जोड़ करके व्यक्ति जो है वो अपने पूर्वजों को इकट्ठा करके उनका आशीर्वाद समस्त तरीके से साष्टांग प्रणाम करता है, वो कमजोर हो जाता है। और इसे ये बात समझने की आवश्यकता भी है। निसंदेह एक बात और कहता हूं, बताता हूं, आपकी कुंडली में आपके पितर बिल्कुल ठीक है, पर आवश्यकता अपने आत्मबल को कमजोर मत होने दीजिए, अपने अंदर नैतिक तत्वों को मजबूत बनाने का काम करिए। दो कठोर बात बोलूं, बुरा लगेगा। सूर्य का 12वें भाव में राशि का बनना और 7वें यहां पे नीच का होना, ये ठीक नहीं है, और गुरु का यहां बैठना ठीक नहीं है। अपने आप को नैतिकीय तत्वों से मजबूत बनाना ही होगा, क्योंकि वो कमजोर है। एक बेहतर इंसान का निर्माण अभी इस कुंडली को करना बाकी है। नौमांश कुंडली में बुध यहीं बैठे हैं जो 12वें के अधिपति, इस वजह से दाम्पत्य टूटते टूटते बचता है। शुक्र और मंगल का संबंध दाम्पत्य के लाभ को और कई बार प्रेम को कमजोर करता है, क्योंकि यहां भी शनि और सूर्य बैठे हैं, ठीक नहीं है, ये खराब है, यहां भी खराब है। और गुरु राहु का बैठना, बातचीत बिल्कुल बंद एक समय पे, और बात कई बार बहुत बिगड़ने तक चली जाती है। नवांश में केंद्र में 3 घरों का खाली होना दाम्पत्य को कमजोर और उसको कमजोर दिखा रहा है, पर इसमें अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि बुध कम से कम बैठे हैं, तो अब आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बुध की दशा आने वाली है। फिर भी अभी ये बहुत मजबूत नहीं है, इसको निरंतर ही पोषित करने की आवश्यकता है, इसको पैम्पर करना ही होगा। प्रत्येक दिन सहलाते रहिए, ठोक पीट करके किसी भी तरीके से अपने आप को मजबूत करना आवश्यक है। दशमांश कुंडली आपकी ठीक है, चंद्रमा शनि बैठे हैं, मन थोड़ा कम लगता है काम करने में, गुरु राहु कमजोर हैं, इस वजह से अपने काम पे फोकस बढ़ाना होगा। यहाँ पे मानसिक शांति थोड़ी कमजोर है, और यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, इस वजह से बात करता हूं कि पराक्रम अभी बाकी है, अभी आप पूरा नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि अभी उस काम को आपके पराक्रम की आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि पराक्रम भाव में मंगल उच्च के बैठे हैं, आप देना चाहते हैं, और मंगल यहां भी उच्च के हैं, यहां भी उच्च के हैं, यहां भी जन्म कुंडली में मंगल को आप देखिए जरा, तो वृषभ राशि के बैठे हैं, उस राशि के अधिपति के साथ आपके पास बल है, पर आप संपूर्ण नहीं दे रहे हैं। जरूर दीजिए। हनुमान जी चालीसा का पाठ 3 बार प्रत्येक दिन अवश्य करना चाहिए। अब क्या बताऊं, सब तो बता दिया। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।